बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि सुबह 7 बजे की इस 10 मिनट के शो में हम लोग चर्चा करते हैं इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पर। ये एक शॉर्ट शो है जिसमें हम लोग ढेर सारे फैक्ट और कॉन्सेप्ट सीखने का प्रयास करते हैं। मुद्दा यही है कि परीक्षाओं से पहले इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर आपका जो डर है वो समाप्त हो जाए और आपके भीतर बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो और आपकी प्रैक्टिस हो सके, क्योंकि जितना ज़्यादा पढ़ना जरूरी है उससे 100 गुना ज़्यादा प्रैक्टिस जरूरी है। इस बात का ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला सवाल जो आपका लिखा हुआ है कि अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी और निरोध की स्थिति में व्यक्तियों को संरक्षण देता है। ठीक है, आर्टिकल 22 क्या देता है? गिरफ्तारी की दशा में कुछ प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सेकंड स्टेटमेंट आपका लिखा हुआ है 3 माह से अधिक की प्रत्याशित निरोध, यानी 3 माह से अधिक का जो निवारक निरोध होता है, यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात हो रही है यहाँ पर। प्रिवेंटिव डिटेंशन यानी निवारक निरोध के लिए सलाहकार बोर्ड की अनुमति आवश्यक है, यानी एडवाइजरी बोर्ड की जो अनुमति है वो आवश्यक होती है। ठीक है, तो आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें राइट स्टेटमेंट है, यानी कौन सा इसमें सत्य कथन है, ये आपको बताना है। आर्टिकल 22 से रिलेटेड सवाल है। ठीक है, तो देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आर्टिकल 22 क्या है मेरे भाई, तो आर्टिकल 22 है प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, यानी गिरफ्तारी के विरुद्ध कुछ आपको संरक्षण मिला हुआ है। ठीक है, एज अ फंडामेंटल राइट, एज अ फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार के तौर पर गिरफ्तारी के विरुद्ध आपको कुछ प्रोटेक्शन मिला हुआ है। अब गिरफ्तारी के विरुद्ध प्रोटेक्शन क्या मिला हुआ है, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि सामान्यतः कितने तरह की गिरफ्तारियां आपको भारत में दिखाई पड़ती हैं। तो दो तरह की गिरफ्तारी आपको भारत देश में दिखाई पड़ती है। एक आपको दिखाई पड़ती है ऑर्डिनरी लॉ के तहत गिरफ्तारी। ऑर्डिनरी लॉ के तहत गिरफ्तारी, दैट्स नोन एज सामान्य कानून के तहत गिरफ्तारी। सामान्य कानून के तहत गिरफ्तारी का अर्थ ये है कि जैसे किसी व्यक्ति ने कोई कांड कर दिया, कोई कृत्य कर दिया, आपने किसी को एक थप्पड़ मारा और उसके लिए जब आपको गिरफ्तार किया गया तो इसे ऑर्डिनरी लॉ के तहत गिरफ्तारी कहते हैं। कृत्य करने के बाद जो गिरफ्तारी होती है, कोई कार्य अगर क्राइम है या कानून के अगेंस्ट है और वह कार्य आपने कर दिया है, तब जो गिरफ्तारी होती है उसे हम ऑर्डिनरी लॉ के तहत गिरफ्तारी कहते हैं। और दूसरी एक गिरफ्तारी ऐसी है कि गजब खतरनाक गिरफ्तारी होती है, भगवान न करे कि गिरफ्तारी हो किसी की, निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तारी। ठीक है, निवारक निरोध कानून के तहत यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन हम इसे कहते हैं। दैट मीन्स कि निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तारी, प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, ये जो डिटेंशन आपका होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये संदेह के आधार पर गिरफ्तारी होती है। जैसे आप, पता चला कि आप मेले में बम फोड़ने वाले हैं, पहले ही आपको गिरफ्तार कर लिया गया, पहले ही। इसका उद्देश्य होता है, क्राइम किसी ने कर दिया है तो उसको पनिश करना, उसे सुधारना। इसका उद्देश्य होता है क्राइम होने से पहले ही रोकना। संदेह के आधार पर कुछ आपने कृत्य करने वाले थे, तब आपको गिरफ्तार कर लिया गया, तो इसे प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं। और प्रिवेंटिव डिटेंशन के तहत गिरफ्तारी होती है, इसके लिए बहुत सारे कानून बने हैं। जैसे आपने सुना होगा यूपी कोका, मकोका, एनएसए। पहले टाडा चलता था, मीशा चलता था, अब तो नहीं है, वो समाप्त हो गया है। तो अलग अलग कानून में निवारक निरोध के तहत गिरफ्तारी के जो प्रोसेस हैं वो लिखे हुए हैं। ठीक है, अब इन दोनों कानूनों के तहत यदि गिरफ्तारी हुई तो क्या प्रोटेक्शन मिलता है? तो इसके तहत यदि गिरफ्तारी हुई तो आपको कारण जानने का अधिकार है, ग्राउंड्स जानने का अधिकार है। 24 आवर्स के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। अब इसमें ये मत कह देना कि आने आने में एक नदी पड़ गई तो नदी तैरते समय लग गया, है ना। 24 वर्किंग आवर्स के अंदर इसे मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। इसीलिए देखो सैटरडे को उठा के ले जाते हैं कि रविवार को समय मिल जाए थाने में। और आप अपनी पसंद का वकील रख सकते हैं। ठीक है, हाँ, आप अपनी पसंद का एडवोकेट रख सकते हैं। ये तीनों संरक्षण एज अ फंडामेंटल राइट आपको ये प्रोटेक्शन मिला है। अगर ये ना मिले तो आप टिंग 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 करके आर्टिकल 32 से सुप्रीम कोर्ट और 226 से हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है निवारक निरोध कानून के तहत गिरफ्तारी, प्रिवेंटिव लॉ के तहत गिरफ्तारी। प्रिवेंटिव लॉ के तहत गिरफ्तारी में क्या होता है कि कारण जानने का अधिकार इसमें भी है, लेकिन राष्ट्रीय हित में, नेशनल इंटरेस्ट में चाहे तो कारण ना बताएं। दूसरी बात कि इसमें गिरफ्तारी 3 महीने से ज़्यादा की नहीं हो सकती। संरक्षण ये मिला है कि गिरफ्तारी 3 महीने से अधिक की नहीं होगी। 3 महीने तो हो ही जाएगी ना
लिखा 3 महीने से अधिक की गिरफ्तारी नहीं होगी। अगर 3 महीने से अधिक गिरफ्तारी करना है तो हाईकोर्ट का सलाहकार बोर्ड, हाईकोर्ट का एडवाइजरी बोर्ड अलाउ करेगा तभी होगी, यानी 3 महीने से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन जब एडवाइजरी बोर्ड अलाउ करे तो। प्रोटेक्शन क्या है? प्रोटेक्शन ये है कि गिरफ्तारी 3 महीने से ज्यादा की नहीं हो सकती, तब हो सकती है जब सलाहकार बोर्ड अलाउ करे तब। तो ये है प्रोटेक्शन जो अनुच्छेद 22 के तहत एज अ फंडामेंटल राइट मिला है। तो पहला स्टेटमेंट भी आपका क्या है? सही है कि क्या देता है? गिरफ्तारी और निरोध की दशा में व्यक्तियों को संरक्षण देता है। निवारक निरोध के लिए सलाहकार बोर्ड की अनुमति आवश्यक है 3 महीने से अधिक के प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए। तो इसमें दो का दोनों स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। चलो आगे आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। राज्य सभी नागरिकों को पर्याप्त आजीविका उपलब्ध कराने की कोशिश करेगा। समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान डीपीएसपी के सिद्धांतों में है। निदेशक तत्व न्यायालय में प्रवर्तनीय है। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात जरा सा सुनिएगा। तीनों स्टेटमेंट को लेके कौन सा सत्य है आपको बताना है, राइट स्टेटमेंट चूज करना है। ठीक है, तो देखिए यदि आप बात करें डीपीएसपी की, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान का भाग 4 है। ये हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा दिए गए पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस हैं, सकारात्मक निर्देश हैं। सकारात्मक निर्देश हैं यानी ऐसे निर्देश जो अपनी नीतियां बनाते समय, कानून बनाते समय फॉलो करना है गवर्नमेंट को या स्टेट को। क्यों दिए गए निर्देश? टू मेक अ वेलफेयर स्टेट, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। लोक कल्याणकारी राज्य मतलब ऐसा राज्य जहां हर वर्ग का कल्याण हो, शोषित, वंचित, दबा, कुचला, पिछड़ा, निर्धन, असहाय, सबका कल्याण करने की भावना वेलफेयर स्टेट की भावना कहलाती है। और वेलफेयर स्टेट का निर्माण करने के लिए ही हमारे फाउंडिंग फादर्स, हमारे संविधान निर्माताओं ने भाग 4 के द्वारा कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, कुछ निर्देश दिए, जिसे राज्य को फॉलो करना है। आर्टिकल 37 कहता है दीज आर नॉट इन्फोर्सिएबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ, यानी किसी भी न्यायालय में ये लागू नहीं है, बट फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस, लेकिन शासन के लिए जरूरी है। किसी न्यायालय में लागू नहीं है बट फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस यानी शासन के लिए क्या है? जरूरी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का यह लक्षण है कि न्यायालय में जाके आप उसे क्लेम नहीं कर सकते, वो नॉन गारंटीड होता है, नॉन इन्फोर्सिएबल होता है, नॉन जस्टिसिएबल होता है, वाद योग्य नहीं होता, लेकिन शासन के लिए जरूरी होता है। डीपीएसपी की कुछ अन्य विशेषताएं आयरलैंड से लिए गए हैं, आयरलैंड में स्पेन से आए। डीपीएसपी का जो नेचर होता है वो सकारात्मक होता है, यानी राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है, नॉन गारंटीड नेचर के होते हैं। डीपीएसपी को लागू करने के लिए कानून बनाना पड़ता है, ये पहले से सस्पेंडेड होते हैं, इन्हें लागू करने के लिए लॉ बनाना पड़ता है, कानून बनाना पड़ता है। ठीक है, तो सभी नागरिकों को, देखो डीपीएसपी को पढ़ने का तरीका ये है कि राज्य से ये अपेक्षा की जा रही है। आर्टिकल 39 पढ़ेंगे तो दोनों चीजें उसमें लिखी हैं कि राज्य से अपेक्षा की जा रही है कि राज्य सभी नागरिकों को पर्याप्त आजीविका उपलब्ध कराने की कोशिश करेगा। मनरेगा इसका उदाहरण है। ठीक है, समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान निदेशक तत्वों में है, यानी महिलाओं और पुरुषों के लिए समान काम के लिए समान वेतन, महिला और पुरुषों के लिए 39 का प्रोविजन है। ठीक है, तो ये दोनों सही है आपका। निदेशक तत्व न्यायालय में इन्फोर्सिएबल है, ये गलत हो जाएगा। फंडामेंटल राइट इन्फोर्सिएबल है, मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है, लेकिन निदेशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड इज योर राइट आंसर। ठीक है, अगला सवाल, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला लिखा हुआ है अस्पृश्यता को समाप्त करता है 17 और इसे दंडनीय अपराध बनाता है। आर्टिकल 17 abolishes untouchability and make it a punishable offense। सेकंड लिखा हुआ है आर्टिकल 17 केवल हिंदू धर्म के अनुयायियों पर लागू होता है। आर्टिकल 17 अप्लाइज ओनली द फॉलोअर्स ऑफ हिंदू रिलीजन। तो देखो आर्टिकल 17 क्या है, आप जानते हैं कि यदि आप फंडामेंटल राइट पढ़ते हैं तो आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक समानता का अधिकार है, जिसका उद्देश्य इक्वलिटी इंश्योर करना मौलिक अधिकारों में। जिसमें आर्टिकल 17 क्या कहता है? आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत करता है। आर्टिकल 17 कहता है कि अस्पृश्यता यानी छुआछूत की समाप्ति। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत किया जाता है। ठीक है, अस्पृश्यता का अंत, और इस तरह का आचरण, इस तरह की प्रैक्टिस बाई लॉ पनिशिएबल होगी। 17 कह रहा है छुआछूत का अंत और इस तरह का आचरण कानून के अनुसार दंडनीय होगा। कुछ मौलिक अधिकार ऐसे होते हैं जो अब्सोल्यूट होते हैं, आत्यांतिक होते हैं, जिनका कोई अपवाद नहीं होता। अनुच्छेद 17 को आत्यांतिक कहा जाता है, इसका कोई अपवाद नहीं, क्योंकि छुआछूत में कम छुआछूत, ज़्यादा छुआछूत थोड़ी होती है। छुआछूत मतलब छुआछूत। हालांकि अस्पृश्यता या अनटचबिलिटी वर्ड को कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन नहीं किया गया है, ये भी सवाल पूछा जाता है। अनटचबिलिटी वर्ड को कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है। 17 छुआछूत का अंत करता है और कहता है बाई
इस तरह का आचरण कानून के अनुसार दंडनीय होगा। तो इसका मतलब 17 को अगर धरती पर लाना है, 17 को अगर एग्जीक्यूट करना है तो कानून बनाना पड़ेगा। जैसे SC/ST एक्ट इसका उदाहरण है, जैसे सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट इसका उदाहरण है, अनटचेबिलिटी एबॉल्यूशन एक्ट इसका उदाहरण है। तो कोई भी कानून जो अनटचेबिलिटी को समाप्त करे वो 17 से प्रेरित है और 17 का एग्जाम्पल है। सवाल कैसे बनते हैं? छुआछूत का अंत 17, अनटचेबिलिटी एबॉल्यूशन एक्ट, अस्पृश्यता उन्मूलन अधिनियम 1955 कौन से आर्टिकल से इंस्पायर है? 17। अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम कौन से आर्टिकल से इंस्पायर है? 17। अस्पृश्यता शब्द को संविधान में परिभाषित किया गया नहीं, सब पर लागू है, कोई हिंदू धर्म थोड़ी ना है, सब पर छुआछूत सबके लिए बैन है। तो ओनली वन आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपने इस सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कैसा लगा। आप जब लिखते हैं तो उससे एक अलग ऊर्जा आती है, ठीक है, और बेहतर करने की इच्छा होती है आप सभी के लिए, ठीक है। और ध्यान दो, अंतिम रण इंडियन पॉलिटी मैराथन फ्राइडे 10 AM, आज ही तो है ना फ्राइडे, आज सुबह 10 बजे। जुड़ना ना भूलें, अभी से लिंक निकालो, फैला दो, एकदम जबरदस्त तरीके से फैलाना है। जीतिए, लगातार चलेगा, थ्योरी प्लस MCQ, थ्योरी प्लस MCQ, थ्योरी प्लस MCQ, पूरे सभी टॉपिक का एकदम धमाधम पोस्टमार्टम होगा, ठीक है। तो जुड़िए इस मैराथन क्लास में और शेयर भी करिए, ठीक है। साथ ही साथ देखिए, हमारे स्टडी IQ परिवार ने 20 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे किए हैं और इस उपलक्ष्य में हम लेकर आए हैं आपके लिए 30 सितंबर तक एक धमाकेदार डिस्काउंट। 30 सितंबर तक ये जो डिस्काउंट हम आपके लिए लेकर आए हैं, इसमें हमारे यहाँ जो 2 बैचेज चलते हैं, एक गोल्ड एक प्लेटिनम, इन दोनों बैचेज में आपको मिल रहा है डिस्काउंट। गोल्ड 8,999 रुपए का और प्लेटिनम 15,999 रुपए का। लेकिन ये डिस्काउंट आपको तब मिलेगा जब आप ये कोड लगाएंगे VL लाइव, ये कोड लगाएंगे तो रिडीम हो जाएगा, ठीक है, और ये डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। क्या जरूरत है इन कोर्सेज में एनरोल करने की? ये फाउंडेशन बैच है, PCS की तैयारी के लिए ये है। अब देखो, PCS की तैयारी के लिए हमें चाहिए क्या होता है? PCS की तैयारी के लिए हमें GS पढ़ना है, पहली चीज, पूरा GS पढ़ना है, प्री कम मेंस लेवल। और एक बार जब हम GS पढ़ते हैं तो आंसर राइटिंग सबसे ज़्यादा जरूरी होती है, तो आंसर राइटिंग के लिए भी हमें प्रैक्टिस चाहिए होती है। प्री का जब हम GS पढ़ते हैं तब हमें MCQ की भी प्रैक्टिस जरूरी होती है। साथ ही साथ कोई हमें बीच बीच में सलाह देता रहे, मेंटोर हो, कोई गाइड करता रहे, ये पढ़ो ये पढ़ो, इसकी भी ज़रूरत होती है। सिविल सर्विसेज की तैयारी में किताबों की ज़रूरत होती है, नोट्स की ज़रूरत होती है, क्विजेज की ज़रूरत होती है, ये सारी ज़रूरतें तैयारी के दौरान पड़ती है और एक समय लगता है, साल 1.5 साल 2 साल का। ये सारी आवश्यकताओं को एक ही जगह अगर पूरा कर दिया जाए तो कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सारी आवश्यकताओं को एक ही जगह पूरा किया जाता है। अंग्रेजी माध्यम के हैं तब भी, हिंदी माध्यम के हैं तब भी, बाइलिंगुअल बैच चलते हैं। गोल्ड और प्लेटिनम में क्या डिफरेंस है ये देख लीजिए। तो गोल्ड जो होता है इसमें क्लास मिलेगी पूरी कंप्लीट PCS की प्रिपरेशन के लिए जो क्लास होनी चाहिए। मेंटोर्स होते हैं हमारे यहाँ जो आपको मेंटोरशिप देंगे, सलाह देंगे, दिशा देंगे। करंट अफेयर मैगजीन और नोट्स मिलेगी, किसमें? 8,999। और प्लेटिनम में अगर आप आएंगे तो 4 साल की वैलिडिटी, किताबें, MCQ सॉल्व करने के लिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन प्रीलिम्स के लिए जो जरूरी होते हैं, हमारे द्वारा मेंटोरशिप, फैकल्टीज के द्वारा आपको दिशा निर्देश दिया जाएगा। NCERT, सब कहते हैं विदाउट NCERT समझ नहीं विकसित होती, तो यहाँ NCERT का रिकॉर्डेड कोर्स भी मिल जाएगा। आंसर राइटिंग करना बाद में जरूरी हो जाता है, आंसर राइटिंग बैच भी मिल जाएगा। एक मान लो कोई बहुत तेजी से तैयारी करना चाहता है, ये लाइव बैच चलेगा, साल भर चलेगा, 6 महीने चलेगा, तो एक प्री रिकॉर्डेड फाउंडेशन कोर्स साथ में मिल जाएगा कि कोई विषय आप तेज से निपटाना चाहते हैं तो निपटा लीजिए। लाइव प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा, किताबें भी आपको मिलेंगी और क्लासेस तो मिलेंगी ही मिलेंगी। तो ये डिफरेंस है प्लेटिनम और गोल्ड में। कोड क्या लगाओगे? VL लाइव, ये कोड लगाइए और बैच में एनरोल करिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए, ठीक है। चलिए,
और ध्यान दीजिए, मेरे साथ यदि आप जुड़ते हैं तो आप देखिए डेली शाम 7 बजे, फ्राइडे को मैराथन होती है, बाकी दिनों मंडे टू सैटरडे मैं लेता हूं आपके लिए इंडियन पॉलिटी का एमसीक्यू सीरीज। इसमें प्रश्नों पर व्याख्या सहित चर्चा होती है, शाम 7 बजे रोज लाइव होती है, जाके देखो क्लास। ठीक है, प्रश्नों का पोस्टमार्टम होता है, एक जरूरी क्लास होती है, इसको आप अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ पीसीएस की आपकी 12 तारीख को परीक्षा है, तो पीसीएस की जैसी परीक्षा हम 28 सितंबर को कंडक्ट करा रहे हैं 9:30 बजे, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं लग रहा है। क्यूआर कोड पर स्कैन करिए, फॉर्म भरिए, परीक्षा देने जाइए। इसका उद्देश्य यही है कि परीक्षा से पहले एक अहम परीक्षा परखें अपनी तैयारी का स्तर, यानी पहले अपना स्तर परख लीजिए और बाद में जो कमियां हैं कमियों को दूर कर लीजिए, फिर वास्तविक परीक्षा में जाइए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हैं, स्कैन करेंगे, टेलीग्राम लिंक आएगा, जुड़ जाइए, वहाँ पीडीएफ वगैरह मिल जाता है। साथ ही साथ ये इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी शुभकामनाएं कि आप सब चयनित हों और देश और समाज के विकास का माध्यम बने। नमस्कार आप सभी को, फिर मिलते हैं अगले सप्ताह में। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।